हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से संध्याकालीन वंदन। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन का जो सेट होगा WH होगा और WH क्वेश्चन का तीसरा सेट आपको हम देंगे। और इस सेट के अंतर्गत हम लघु उत्तरी क्वेश्चन की, जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि हम लघु उत्तरी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम शॉर्ट क्वेश्चन, अभी तक 1 नंबर के क्वेश्चन पढ़े हमने इस WH सेट का, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन अर्थात लघु उत्तरी जो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो स्टूडेंट, आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर टेस्ट दे सकते हो और अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, 40 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा, 30 सुपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 कॉम्बैट होंगे ये, और यहाँ पर नेगेटिव स्कोरिंग भी होगी, और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में टेस्ट होने वाला है। और जैसे आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। कैसे एनरोल करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनरोल करने की लिंक मिल जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एनरोल कर सकते हो और फ्री में टेस्ट दे सकते हो। यहां पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, कॉम्बैट 1 कॉम्बैट 2, आपका जो कॉम्बैट 1 है वो 31 जनवरी को होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और टॉपिक्स भी बच्चों आपके तो नॉर्मल टॉपिक्स हैं, आप यहां पर देख लीजिए। मैथमेटिक्स के आपके ये टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये आपके मैथमेटिक्स के हैं, और ये आपके साइंस के टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस कॉम्बैट में। तो यार आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो और चेक करो कि आपकी रैंकिंग कैसी है। और एक बात और, अगर आप यहां पर अच्छा रैंक करते हो तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। और एक चीज याद रखना, जब भी आप एनरोल करो तो एनरोल करते टाइम बच्चों आपको एक इनवाइट कोड पूछेगा। अगर आप पहले से नहीं रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आपसे इनवाइट कोड पूछेगा, तो इसमें आप डालोगे स्मार्ट स्टडी। क्या डालोगे? स्मार्ट स्टडी। और आपका ये जो टेस्ट है बच्चों वो अनलॉक हो जाएगा और आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। तो अनलॉक करने के लिए आप ये कोड जरूर यूज करना, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज का यह हमारा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। हम जितना भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, लगभग सभी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हर वीडियो में जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, हर वीडियो का कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। जब एग्जाम पेपर होगा आप देखेंगे, जब पेपर सामने इस तरह से आ जाएगा आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर ने इन सब क्वेश्चन को तो कराया था। ठीक है दोस्तों, 100 में 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 100 में 80 से 90% क्वेश्चन जो है, जो आपने पढ़ा है वहीं से आने की चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए जो भी वीडियो देख रहे हो एकदम ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर देखिए, समझिए, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ पर ठीक है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हाँ एक बात और, ठीक है, जो सेट चल रहा है, सेट में बीच बीच से क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। कारण क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन क्या है इस बार आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि जो सेट है ये पुराना हम हल करा रहे हैं वो पिछले सत्र का है, तो इसलिए उन क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। जो क्वेश्चन सिलेबस में उन्हीं क्वेश्चन को, उसी टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है हम सिर्फ उन्हीं को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि जैव उर्वरक किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पहला है कि जैव उर्वरक, ठीक है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। और इसी में और भी पूछ रहा है, ठीक है, किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम बताइए। ठीक है, किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम बताइए। ठीक है, 2 नाम बताइए। ठीक है, 2 जीवाणुओं का नाम भी बताना है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को, ठीक है, जो वायुमंडली नाइट्रोजन गैस है, N2 लिखा जाता है, गैस को, ठीक है, क्या करते हैं, मृदा में स्थिर करते हैं। ठीक है, मृदा में स्थिर करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जैव उर्वरक किसे कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर किसे कहते हैं,
और 2 जीवाणुओं का नाम भी बताना है जो कि क्या करते हैं कि वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है उसको मिला के मृदा में मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन, तो आई होप आपको क्वेश्चन की प्रकृति समझ में आ रही होगी। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे जैव उर्वरक को, फिर हम उन जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हेडिंग डाल के समझें कि जैव उर्वरक क्या है, तो ज़्यादा आपको रटना नहीं है, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा केयर करिएगा बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों जैव मीन्स होता है जीव और उर्वरक मीन्स होता है खाद। ठीक है, अभी तक आपने खेत में क्या डाला, बोलो यूरिया डालते हैं, इस तरह से डाई भी आती है और बहुत सारे प्रकार के खाद आते हैं जिन्हें रासायनिक भाषा में देखा जाए तो उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्वरक। खाद और उर्वरक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उर्वरक मतलब उर्वर करने वाला, अर्थात मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने वाला। ठीक है, तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, डाई का इस्तेमाल करते हैं, पोटास का इस्तेमाल करते हैं। ये खाद है, उर्वरक हैं, लेकिन ये दोस्तों जीवों से नहीं बनते हैं, ये रासायनिक खाद हैं, रासायनिक उर्वरक हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जाए यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है, तो जो यूरिया आप डाल रहे हो खेतों में ये रासायनिक उर्वरक है, लेकिन गोबर से बनी हुई खाद, सड़े गले पदार्थों से बनी हुई खाद को हम क्या कहते हैं, खाद वो भी है उर्वरक, लेकिन ये जैविक उर्वरक है। क्या है, जैविक। क्यों, क्योंकि जो गोबर होता है, मलमूत्र होता है, सड़े गले पदार्थ होते हैं, इनको जीवाणु क्या करते हैं, अपनी क्षमता के द्वारा इन्हें खाद में, उर्वरक में बदल देते हैं, जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, खेतों में करते हैं। तो ये मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, साथ में मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, यूरिया आप खेत में डालते हो, उर्वरक शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन वो रासायनिक खाद है, तो मृदा में जाकर मृदा को प्रदूषित भी करती है, साथ में मृदा में रहने वाले जो सूक्ष्म छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी मर जाते हैं। तो इससे मिट्टी को क्या होती है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है, हानि पहुंचती है। इसलिए जैव फर्टिलाइजर जो बायो उर्वरक है या बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक, ये क्या होता है, ये भूमि की यूरिया के हिसाब से थोड़ा सा उपज कम जरूर देगा, लेकिन ये कभी इको फ्रेंडली है, वातावरण का मित्र है, एक तरह से पर्यावरण का मित्र है। इसलिए सभी लोगों को, सभी किसान भाइयों को जैव उर्वरक का ही प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जीवों से तैयार खाद को क्या करना चाहिए, खेतों में डालना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे लिखा जाए। ठीक है, लिखेंगे कि प्रायः, ठीक है, गोबर, मलमूत्र, ठीक है, मलमूत्र। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं यूरिया में क्या होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट बोला था, 46% नाइट्रोजन जो होता है वो होता है, कहाँ पे होता है, यूरिया में होता है। ठीक है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रायः गोबर होता है, मलमूत्र होता है, इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन होता है, यूरिया होती है नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में। तो प्रायः गोबर, मलमूत्र व अन्य सड़े गले पदार्थ, ठीक है, अन्य सड़े गले पदार्थ को सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटित करके बनाए गए, ठीक है, बनाए गए उर्वरक को जैव उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं, बनाए गए उर्वरक को जैव उर्वरक कहते हैं, अर्थात बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके जो गांव से बिलोंग करते होंगे
उनके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां नीचे गिरती है, तो हम लोग उसको झाड़ू लगा करके सबको एक गड्ढा बना के उसी में पर डे रोज का रोज डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें डालते रहते, गोबर भी उसमें डाल रहे हैं, सब सड़े गले जो आलू का छिलका, केले का छिलका, ये सब उसी गड्ढे में डाल देते हैं। और जब बारिश वगैरह होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, सड़ते रहते, गलते रहते हैं और सूक्ष्म जीवाणु की सहायता से अपघटित होकर के एक दिन भुरभुरे खाद के रूप में बदल जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर अर्थात जैव उर्वरक कहते हैं या जैविक खाद भी कहते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक कहते हैं, इसे जैविक खाद भी कहते हैं। ठीक है, जैविक उर्वरक या जैविक खाद भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं या जैविक खाद कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर तो आपको इस पे डेफिनेशन पे मिल गया। ठीक है, क्या हो गया, डेफिनेशन पे मिल गया। अब पूछ रहा है 2 जीवाणुओं का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को मृदा में स्थिर करने का काम करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हेडिंग, ये फर्स्ट पॉइंट था क्वेश्चन का, और ये सेकंड पॉइंट कि 2 जीवाणुओं का नाम। ठीक है, 2 जीवाणुओं का नाम, 2 जीवाणुओं का नाम जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को मृदा में स्थिर करते हैं, स्थिर करते हैं। ये आपकी हेडिंग हो गई। ठीक है, तो इसमें पहला आप लिख सकते हो राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, और दूसरा आप लिख सकते हो राइजोबियम, जो कि मैंने आपको बताया था कि बेटा ये दलहनी फसल जैसे मटर, चना, इनकी जड़ों की गांठों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया राइजोबियम जीवाणु और एजोटोबैक्टर जीवाणु। ठीक है, ये क्या करते हैं, दलहनी फसल की जड़ों में पाए जाते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दलहनी फसल के जड़ों की गांठों में, ठीक है, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है उसको खींच करके नाइट्रोजन यौगिक के रूप में मृदा में मिला देते हैं और पौधे उसी मृदा से नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। ठीक ये काम उसी तरह कहते हैं जैसे हमने क्या किया, वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को लिया, ठीक है, ले करके उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब O2 को CO2 में कन्वर्ट कर दिया अपनी क्षमता के माध्यम से। उसी प्रकार से जो नाइट्रोजनी गैस वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है, ये जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को खींच करके अपनी क्षमता के माध्यम से उसे नाइट्रोजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं, अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट, नाइट्राइट के रूप में मिला देते हैं। इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं पूछा है, मैंने वीडियो बनाया है, फिर मिलेगा तो फिर बनाएंगे, केवल जीवाणु का नाम पूछ रहा था। तो इस तरह से मैंने आपको राइजोबियम जीवाणु, एजोटोबैक्टर जीवाणु दे दिया। ठीक है, दोनों नाम मैंने क्या किया, क्लियर करा दिया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले सकते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आज की इस वीडियो के दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने अलग से टॉपिक के रूप में तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब मेंडल का प्रयोग हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने इस प्रक्रिया का वर्णन किया था। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि विपुंसन, ठीक है, विपुंसन से क्या समझते हैं आप, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि विपुंसन क्या एक तकनीक ही है, एक तरीका है, एक टेक्निक है, बट कौन सी टेक्निक है, इसमें करते क्या हैं और जब कोई टेक्निक इसका प्रयोग करता है तो क्यों करता है, ये पूछ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपके दोस्तों 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, सभी लोग देखिएगा। पूछ रहा है
कि विपुंसन क्या है और विपुंसन क्या है और एक पादप प्रजनक, ठीक है। पादप प्रजनक मतलब अभी हम समझा रहे हैं कब और क्यों इस तकनीकी का प्रयोग करता है, ठीक है। कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है। अब आंसर लिखने से पहले हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि क्वेश्चन में 2 सेट हैं। तो हम लिखेंगे कि विपुंसन, पहली हेडिंग कि विपुंसन क्या होता है, ठीक है। वेरी सिंपल। अगर आप इसको बाय फिगर समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो विपुंसन क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए कि किसी पुष्प में जो जनन क्रिया होती है, ठीक है, या किसी पौधे में, किसी प्लांट में जो जनन क्रिया होती है वो कहाँ होता है, जड़ में, तने में, पत्ती। मैंने कई बार पूछा तो भैया पुष्प में होता है। कहाँ होता है, पुष्प में ही जनन होता है, पौधे में। पुष्प ही पौधे के जननांग हैं, नर मादा जननांग उसी में क्या होते हैं, पुष्प में ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए कोई पुष्प है, ठीक है। पुष्प में 2 पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इस तरह से ये पुष्प की संरचना है मान लीजिए, और अभी हम बताएंगे, इसमें कई बार बता चुके हैं क्या क्या है, लेकिन बस थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, बस इतने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी पुष्प में, चाहे वो किसी भी चीज़ का पुष्प हो, उस पर 4 भाग होते हैं जिन्हें 4 चक्र कहते हैं, ठीक है। तो पुष्प में कुल कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं या 4 भाग होते हैं, ठीक है। 4 भाग में, ठीक है, 2 क्या होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं, 2 आवश्यक चक्र होते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला आपका है जायांग, ठीक है, और दूसरा आपका है पुमंग, ठीक है। पुमंग जो है मेल पार्ट होता है और ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। तो अब इसमें जो 4 में 2 आवश्यक चक्र हैं और जो 2 आपका बच रहा है वो क्या है, सहायक चक्र हैं। क्या है, सहायक चक्र होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनकी चर्चा बस ऐसे थोड़ा सा बताने के लिए किए। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है आप देख रहे हो, ये बीच वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ठीक है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं गाइज, ये वाला पार्ट, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग थोड़ा चौड़ा वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र। और जो ये पतला है नली, वर्तिका होती है, और ये अंडाशय होता है, ठीक। इन तीनों को मिला दें तो ये जायांग होता है, ठीक है, फीमेल पार्ट होता है। मैंने कई बार बताया होगा, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। 3 भाग इसमें हैं, मैंने कहा भी अभी वर्तिकाग्र, इसका क्या है, ये वर्तिकाग्र है, और ये क्या है, वर्तिका है, ठीक है, इसको स्टिग्मा कहते हैं, और वर्तिका को स्टाइल कहते हैं, और ये आपका जो है अंडाशय है। क्या है, अंडाशय है, जिसको ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक है। और इन तीनों को मिला देते हैं तो ये किस में आता है, फीमेल पार्ट। और ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका पुमंग है दोस्तों, और ये किस में आता है, बोलो, मेल सेक्स ऑर्गन्स में आता है, ठीक है। इसमें ये जो आपका ऊपर वाला है, ये पराग कोष कहलाता है। क्या कहलाता है, पराग कोष। इसी में छोटे छोटे ऐसे कण भरे हैं जिन्हें हम पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि किसी पुष्प में जो जनन क्रिया होती है, किसी पौधे में जो जनन क्रिया होती है पुष्प में होती है। पुष्प ही उसका जननांग है, उसी पुष्प के अंदर जनन क्रिया होती है, अर्थात मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक। और ये कोई सपोज करिए पुष्प है, और पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं, अर्थात 4 चक्र होते हैं। 2 आवश्यक चक्र होते हैं, जिनमें 4 में 2 आवश्यक चक्र, 2 सहायक चक्र हैं। तो जो आवश्यक चक्र होते हैं उनमें जायांग और पुमंग होता है। अब बाकी जो 2 सहायक चक्र हैं उनमें वाह्य दल पुंज है, पहला वाह्य दल पुंज, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दल पुंज होता है, ठीक है। फिलहाल हमको भी इससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ देखना है, ठीक है। क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये पुष्प है, तो
इसमें क्या होता है कि जो जायांग है फीमेल पार्ट, उसमें 3 भाग है, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये फीमेल का है। और इसके साइड में जो एक गुब्बारे जैसे लगे हुए आपको दिख रहे हैं, ये क्या हैं, ये पुमंग हैं। इसमें भी क्या है, ये गुब्बारा जैसा ऊपर ये परागकोश है, इसके अंदर छोटे छोटे कण भरे हैं जिन्हें पराग कण कहते हैं। ठीक है, तो इसी पराग कण को नर युग्मक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, नर युग्मक। तो अब आप यहाँ क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला, ध्यान दीजिए, अब निकालें। विपुंसन क्या है, विपुंसन, पु माने पुरुष वाला भाग, विपुंसन मतलब हटा देना। तो जब ये फूल खिल जाता है तो जो पादप प्रजनक होते हैं, जो पौधों में नई वैरायटी, नई लक्षण का निर्माण करने के लिए प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, वो एक चिमटी की सहायता से, विशेष प्रकार की चिमटी से, इस पुरुष वाले भाग को यहाँ से कट करके क्या किया, पुमंग को क्या किया, हटा दिया। तो ये यहाँ से कट करके इसके परागकोश को क्या किया, हटा दिया। ठीक है, हट गया। देख रहे हैं ना, अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट बचा है। ठीक है, पुरुष पुमंग वाला या जो एंड्रोशियम था, पुमंग था, मेल सेक्स ऑर्गन था, उसका जो परागकोश था, परागकण, सब क्या किया, चिमटी की सहायता से हटा दिया। तो इसके हटाने की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब लिखेंगे कैसे कि किसी पुष्प में, ठीक है, स्थित परागकोश को, ठीक है, अब ये सब हटा दे रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे, मैंने इसको अब यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब यहाँ से हटा दे रहे, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, किसी पुष्प में स्थित परागकोश को चिमटी की सहायता से सावधानीपूर्वक, ठीक है, सावधानीपूर्वक पुष्प से हटा देना ही विपुंसन कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, विपुंसन कहलाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप ऐसे फिगर बना करके अगर आप स्पष्ट कर देंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से ऐसे हम बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका है पूरा परागकोश। ठीक है, ये है परागकोश, इसमें भरा है परागकण, ये भी वही चीज़ है। तो ये बिफोर विपुंसन के पहले है, विपुंसन के पहले, और फिर से अगर हम बना रहे हैं इस तरह से, थोड़ा बहुत चौड़ा बन गया। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, विपुंसन के बाद, विपुंसन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पुष्प का जो परागकोश है, परागकण सहित लगा हुआ है, मेल पार्ट, और जो बीच में फीमेल है। तो मैंने क्या, एक चिमटी की सहायता से इस परागकोश को ऐसे क्या किया, कट कर दिया, हटा दिया। तो सिर्फ अब फीमेल पार्ट बचा, सिर्फ फीमेल पार्ट। तो यहाँ से इसको हटाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। ठीक है, ये विपुंसन के पहले और विपुंसन के बाद। तो अब आप, आई होप कि आपके दिमाग में बैठ गया, और जब एग्जाम में आएगा तो आप निश्चित तौर पे लिख के आएंगे। ठीक है गाइज, तो अब आता है, कह रहा है बेटा एक पादप प्रजनक। पादप प्रजनक मतलब जो इसे हटा रहा, जो चिमटी से हटा रहा, मैं हटा रहा हूँ चिमटी से, तो मैं पादप प्रजनक हो गया। कब और क्यों हटाया जाता है, कब हटा रहे हैं, पुष्प खिलने के पहले, पुष्प खिलने के बाद। जब परागपुष्प खिल जाता है, परागकोश परिपक्व हो जाता है, अर्थात परागकोश जब परिपक्व हो जाता है इसके कण, तो ये फट जाता है, और फटने के बाद परागकण यहाँ आता है। तो फटने के जस्ट पहले ही इसे काट के हटा दिया जाता है। ठीक है, विपुंसन कहलाता है। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें परागकोश, ठीक है, परागकोश को स्फुटन से पहले हटा देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मिल गया, इसका भी आंसर। कब हटाते हैं,
बोलो अस्फुटन के पहले हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अस्फुटन से पहले, ठीक है, क्योंकि अगर अस्फुटन से पहले नहीं हटाओगे तो ये फटकर परागकण यहाँ आ ही जाएगा, तो कोई मतलब नहीं होगा इसका, ठीक है। तो ये लिख दिया, हटा देते हैं। और क्या इस तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, तो क्यों ऐसा करते हैं, नई नई पौधों में नई नई वैरायटी, नए नए लक्षणों का विकास करने के लिए, ठीक है। मार्केट में जितनी भी नई वैरायटी की फल, सब्जी या अनाज के पौधे आते हैं, सीड आते हैं, बीज आते हैं, उनका निर्माण कहीं ना कहीं इसी विपुलेशन तकनीक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्यों किया जाता है यहाँ पर कि, ठीक, नोट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। विपुलेशन की क्रिया पौधों में, विपुलेशन की क्रिया पौधों में नए नए प्रजाति को विकसित, इसको हटा देते हैं, विकसित करने के लिए किया जाता है। मेन काम तो यही है, ठीक है, कि विपुलेशन की जो क्रिया है पौधों में नई नई प्रजाति या उन्नतशील किस्म के जो सीड होते हैं, पौधे होते हैं, नए नए लक्षण वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनका विकास करने के लिए विपुलेशन क्रिया क्या होती है, संपन्न की जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।